तो आप I will interject here. There is no hypocrisy here. देखिए, खाने का तो दुकान है ना भाई, आपको इच्छा तो हर चीज खाने की होती है. Just because there is something healthy, I doesn't mean that 24/7 I eat only that. So you have a right to eat anything you want. जब इच्छा हुई जो वो खाए. Plus you have to also know what's in it, right? You can't do that if you don't eat it. बट एक बात मैं बताऊँ, कल ही की रात की बात है, मैं देख रहा था टीवी जिसमें स्टैनफोर्ड की एक डॉक्टर है जो बिल मार प्रोग्राम में आई थी. उनके 5 मिनट का जो शो होता है वो देखिएगा जरा. दिस इज अ लिबरल वुमन हु डजंट लाइक ट्रम्प but has wholeheartedly supported appointment of Robert Kennedy Jr. क्योंकि उनका कहना है कि ये जो हेल्थ के मामले में सारा इश्यू है अमेरिका का, हमारी लॉन्जेविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओबेसिटी, ये सारे के सारे खाने की वजह से हो रही है. और जैसे संक्रांत जी ने कहा कि ये लेगेसी मेडिसिन हो जाती है, आप एक बार दवाई लेना शुरू करो, वो आजन्म आपको खाते रहना पड़ेगा. देयर इज अ प्रॉब्लम. there is a problem of physical obesity and financial obesity, and I think उसका बहुत असर पड़ेगा. रॉबर्ट केनेडी जूनियर आए हैं, अब कितने सफल होंगे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इतना मैं जरूर जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में एक झंझट होती है, वो कानून के अंदर आपको शिथिल कर देंगे. रूल्स डू नॉट परमिट मी टू डू दैट, रूल्स डू नॉट परमिट यू टू डू दैट. दैट्स व्हाट विल डिटरमिन कि ये कैसे उसको ओवरकम करते हैं. दैट फॉर दैट रीजन यू नीड अ लॉयलिस्ट. बिकॉज वो जो था, जैसे विवेक रामास्वामी ने कहा था कि पिछली बार लोगों ने ट्रंप को धोखा दे दिया, ही गॉट कैरिड अवे. इस बार वो नहीं होगा. सो जो डोज की जो अपॉइंटमेंट है ना, जो विवेक तो वही कहना ही हमेशा से उसकी कैंपेन ही शुरू हुई थी. गवर्नमेंट एफिशिएंसी में 3 लेटर्स वर्ड्स के जो सारे डिपार्टमेंट है उनको बंद करूंगा, रीडिप्लॉय करूंगा, उसको वही काम मिला है. सो आई थिंक दिस इज अ गुड साइन. कितना होगा, सफल होगा, वी डू नॉट नो. ओबामा के बहुत सारे मोल अंदर बैठे होंगे ब्यूरोक्रेसी में, बाइडेन के बैठे होंगे, क्लिंटन के बैठे होंगे. कौन इनके प्लान को साबोटाज करेगा, वी डू नॉट नो. बट ट्रंप चाहेंगे कि उनकी लेगेसी जो है वो कंटिन्यू करे. तो ये 4 साल आप देखिएगा, भयंकर परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम चलेगा यहाँ पे, मेरे विचार. थैंक यू. एक सभी के लिए क्वेश्चन है एक कि अभी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट इंडिया फॉर डूइंग द फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग, और वो शायद जल्दी भारत में इंक्लूड होगा, विच इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट कि पहला ही टेस्ट 9 मैक को क्रॉस किया है या 9 मैक टच किया है, विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ बिगर देन इवन जरकॉन, रशियन जरकॉन. और स्ट्रॉन्गर इंडिया इज गुड फॉर स्ट्रॉन्गर यूएसए ऑल्सो, बिकॉज डिफेंस जो भी अमेरिकन पॉलिसीज टिल डेट हैव बीन रही हैं टू डिनाई इंडिया द टेक्नोलॉजीज और इंजन्स, वो it will is going to be a big loss for American companies because India is going to overcome that challenge very shortly. It happened in 98, it happened in other places, and they're going to do it for the engine also. What I've heard is कि engine में India is going to be self-reliant for Tejas and other places very shortly, very very shortly. So ये जो है denying India technology and still calling India a friend, what do you see in that way? शरद जी, जो भी बोल सकते हैं. तो कौन बोल रहा है? शरद जी बोलेंगे, मैं तो अभी हाँ. हेल्थ में बोल गया. ओके, तो सो जो डिनाइंग वाला जो एस्पेक्ट है, आई टोटली एग्री, एंड लॉट ऑफ इंडियंस को काफी रोष है उस पे. और उसका एक कारण है कि आपका जो डीप स्टेट है, जो गहन राज्य बोल सकते हैं या व्हाटएवर, तो बेसिकली सीआईए एंड एनएससी एंड एफबीआई का जो पॉलिटिकल यूनियन है, वो हमेशा पेंटागन के अगेंस्ट जाते थे. और पेंटागन वांटेड टू हैव ऑल दीज वेपन्स विद इंडिया बिकॉज उनको ट्रेड करना है, और ये लोग मना करते थे बिकॉज इनको कुछ करना होता है. तो विद द ट्रम्प गवर्नमेंट एक चीज ये होगा कि ये सब डील जो है बहुत स्मूथली हैंडशेक करेगी, जो जैसे साइन किया है वैसे मिलेगा. ओनली थिंग इज कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू लर्न and understand the psyche of Donald Trump and the transactional operation कि पैसा दो और पैसा लो, उसमें ज्यादा कानून लगाना और अपनी अपनी फिलॉसफी पे अड़े रहना, उससे कुछ मिलने जाने को नहीं है. तो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इंडिया हैज टू प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम चाइनीज द वे दे यूज्ड यूएसए टू ग्रो. तो हमें भी वही सीखना पड़ेगा.
और जहां तक इस डील के पीछे जो जो स्पाई एजेंसीज और CIA है, उसकी बॉस तो भाई तुलसी गैबर्ड हैं, जिनकी आदित्य जी ने मैंने उनको 2019 में अपनी पुस्तक दिया था आदित्य जी के सौजन्य से, क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफी अच्छा एक अप्रिसिएशन लेटर भी दिया था कि आई विल रीड द बुक। और उनकी बहुत सी स्पीचेस जो प्रो इंडिया एंड प्रो कश्मीर है, बिकॉज ये सारा कुछ जो जो डिफेंस डील है सब कुछ रिलेटेड है वैसे US के जो CIA की पॉलिसीज है। तो अगर उसकी बॉस ही आपकी फेवरेबल हैं, तो अब ये बिग 5 हो गया, जहाँ पे आज न्यूजीलैंड में खालिस्तानियों ने रेफरेंडम पास किया, कल को कनाडा में किया था पहले। तो इन सबों की जो बॉस हैं, अगर वो आपकी बातों को समझती हैं और राइचियस डिसीजन लेती हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने देश की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगी, लेकिन वो लार्जर इंटरेस्ट में भारत को सपोर्ट करेंगी। और ये जो डील सब है, ये उस सभी का लार्जर पार्ट है, विच इज कि अगर आप प्रो इंडिया हैं तो आप इंडिया को मदद कीजिए टू ग्रो। तो ये बिग 5 और ये सब सब पर आफत आने वाली है, और बहुत राइट वे में अमेरिका का ग्रोथ होगा, understanding the new geopolitical formation. Thank you. देश कपूर जी, व्हाट चैलेंजेस यू सी? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्को रूबियो इज मेरे हिसाब से इनएक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट मैन इवन दो ही इज प्रो इंडिया एंड इज दिस, बट इफ यू लुक एट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स पर्सपेक्टिव, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प इज गोइंग टू मैनेज द रिमेनिंग स्टेट डिपार्टमेंट एंड ही विल बी मैनेजिंग साउथ अमेरिका? क्योंकि क्यूबन अमेरिकन चाहे कितना भी बात कर ले, इंडिया से इंडिया इज immaterial in this context because India will manage their own things. India has opened Nigeria, India will go to Brazil जाने वाले Prime Minister Modi, I think tomorrow he'll be in Brazil. So India is working on its global south thing, and I don't think so it's matter. But आपका क्या viewpoint है इस समय कि foreign policy कैसा होगा? Yeah, I think I agree with you. So कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंडिया को US क्या फायदा करेगा, या एटलीस्ट ट्रम्प क्या फायदा करेंगे और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि इंडिया को फायदा देने की कोई जरूरत नहीं है US को या नई एडमिनिस्ट्रेशन को। उनको ये करना है कि जो इंडिया में सबवर्जन कर रहे थे वो करना बंद करें। अगर वो हो जाएगा, इंडिया इज मोर देन केपेबल ऑफ हैंडलिंग इटसेल्फ एंड डूइंग रियली वेल। सो मैं ये मानता हूँ कि, और मैंने ये लिखा भी था अपने पिछले न्यूज़लेटर में भी, कि मैं आपसे पूरी तरह वो एग्री करता हूँ कि जो मार्को रूबियो हैं, ही मे नॉट बी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड आगे आने वाले जो इश्यूज हैं और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं। और जिस राह पे ये चल रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो राह भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर वॉर्स रोकते हैं और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिर्फ यहीं नहीं है, वो यूरोप में भी है। देयर इज अ यूरोपियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। सो क्या हम ये देखेंगे कि जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मूव हो जाते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर? इवन इफ ट्रम्प tries to stop the global conflict, कोई भी वॉर या नेगोशिएशन, स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर, क्या ये पॉसिबल है कि कोई रोग एक्टर या कोई नेशन थ्रू लाइक डिफरेंट मैकेनिज्म्स, एक तो वो हुआ ही था जो सैबोटाज ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो था, ऐसे कोई एक फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर दे, और वो फ्लैश पॉइंट जो क्रिएट होता है उससे एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, which will help the military industrial complex, and then sabotage the Trump administration's entire work. वो भी पॉसिबल है मेरे ख्याल से। मार्को रूबियो, मेरे को एक्चुअली पूरी तरह अब तक समझ में नहीं आया कि मार्को रूबियो को अपॉइंट करने का मेन रीजन क्या था। मैं सिर्फ एक चीज मैं चैरिटेबली वो कह सकता हूँ जो उसके साथ जाती है, वो ये है कि he is like at least a Latino. So if they are looking at deporting a large number of illegals, then having a face like Marco Rubio may help.
in the overall messaging. So that is just one aspect जो मैं कह सकता हूँ. वो कितने ठीक है, वो pro India हैं, you know, anti China हैं, so I understand that. पर वो कितने strong हैं about handling the decoupling that will happen because of China. And क्या हम क्या होगा क्या अगर US decouple करता है चाइना से, China will have no other alternative, no other option but to go with Europe. और यूरोप का ग्लोबल साउथ का जो उसका ट्रेड है, that is far more than the trade it has with the US. So this is going to be the strategy that China will try to play. Now on the other hand, what will happen is अगर NATO weak होता है, जिस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन का, और नेटो के भी जो बातें चल रही हैं, जो बातें वहां से निकल रही हैं, अगर नेटो वीक होता है बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प डज, then it is very possible that Europe's powers, and I think like even otherwise, I think वो पिछले जो ट्रम्प का जो रूल था, जो टर्म थी, वहां से शुरू हो गया था कि जर्मनी एंड इटली एंड France and other countries have started ramping up their military budgets and work. So it is very possible कि जो European जो countries हैं, they will make that ramping up much faster. And like for them, the natural ally would actually be China. While Russia will be wooed by US, which will not be liked by the EU, China will actually, they'll be okay to go with China. So there will be like major realignment जो शुरू होगी. मतलब हम ये सोच सकते हैं countries like Hungary and Poland may actually try to get away from the larger EU framework and umbrella. But the rest, जो वहाँ shots को call करते हैं, the people who call the shots there within the EU and who want to go against Russia, वो एक्चुअली चाइना के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे. मेरा आज का न्यूज़लेटर अबाउट वो है द शोडाउन इन आर्कटिक. मेरे ख्याल से मैंने ये काफी गेम प्लेइंग की मैंने ये पिछले कुछ 2 हफ्तों में. मेरी नजर में 2-3 फ्लैश पॉइंट्स हैं इस वर्ल्ड में जहां से नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है. ताइवान तो है, बट वन ऑफ द मेजर वंस इज आर्कटिक, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा अब तक. उसके कितने सारे पहलू हैं, मैं आज न्यूज़लेटर लिखते लिखते मैं ये समझा हूं. तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि दैट कुड, अगर यूरोप की तरफ से अगर कुछ शुरू होता है, देन आर्कटिक will be the major flashpoint. And that means that most of the European powers and US and Russia will actually get involved. So ये बड़ा जो आने वाला टाइम है बहुत डेलिकेट है. हमने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़े कम से कम 2 साल हमने पुश कर दिया, बिकॉज मेरे ख्याल से अगर बाइडेन और ऐसा ये कमला हैरिस अगर वापस आ जाती, तो जिस राह पे वो चल रहे थे, they would have precipitated a global conflict in the matter of months. We have pushed that global conflict by around 2.5 years. पर ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिकॉज जिस तरह के प्लेयर्स पैदा हो चुके हैं, जिस तरह की पावर्स बन चुकी हैं, जिस तरह के इंटरेस्ट और एजेंडास बन चुके हैं, it is very 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 tough to get away from it. So इसलिए मार्को रूबियो may be a little inexperienced in that sense. कोई बहुत strong hand चाहिए था उसके लिए. तो वहां शायद एक गड़बड़ है, पर I hope the defense secretary and the rest of the people are strong enough. No, I think it's a teamwork. देखा जाएगा कि Trump will handle those conflict zones and Marco Rubio will focus. क्योंकि Marco Rubio is rewarded for his loyalty. उसने काम किया on the ground. तो I think इसको loyal reward किया है. और दूसरा, he's a Cuban American, doesn't represent, he's not a Mexican American. और साउथ अमेरिका यूनाइटेड नहीं है, वो डिवाइडेड है पूरा. तो उसमें उसकी नेशनलिटी जो यूएस में एक्ट करती है वो अलग अलग है सारी.
तो एक क्वेश्चन आया है संक्रांत जी, आप ही आंसर करेंगे. पिंक सोर्स, does studying abroad will make sense? If then, which countries, especially in Europe and China and Dubai, can become the next big destination for study? अच्छा सवाल है. मैं इसको एजुकेशन में जाने वाला था and then he asked the question. Good question. let me just address a couple of threads that the panel spoke about. एक तो आपने वो एग्जांपल दिया था ना जो RFK का बर्गर खाने वाला. तो एक one of the consequences of this election, which is some already was on the way, but one of the consequences of this election has been even less trust in mainstream media than before. इनफैक्ट कई लोग तो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पॉडकास्टर्स ने जिताया है ट्रम्प को. सर्टनली जो रोगन इंटरव्यू और इंटरव्यूज, सोशल मीडिया, पॉडकास्टिंग, इलॉन्स बाइंग एक्स, ट्विटर, ये सब दीज हैव ऑल बीन फैक्टर्स. तो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं. तो इसमें अगर आप देखोगे, एक कैनेडी ने, ये RFK ने बोला फ्रूट लूप्स का एग्जांपल, और पहले भी लोग कह रहे थे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो और देशों में भी हैं, बाकी क्या करेंगे. तो उसने एग्जांपल दिया कि फ्रूट लूप, सेम फ्रूट लूप जो कनाडा में बिकता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बिकता है और यूएस के अंदर बिकता है वो आर्टिफिशियल. तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है, Mr. Kennedy has singled out Fruit Loops as an example of product with too many artificial ingredients, but he was wrong. है ना, ये बोलता है what he was wrong. फिर क्या बोलते हैं? The ingredient list is roughly the same, although Canada has natural colorings made from blueberries and carrots, while the US product contains red dye 40, yellow 5, and blue 1, as well as butylated hydroxytoluene or BHT, a lab-made chemical. यानी कि इतने, और ये दिस वाज हाईलाइटेड ऑन एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, कि इतनी बेवकूफी है एमएसएम की. वो एक्चुअली पूरा का पूरा RFK का पॉइंट मान रहे हैं कि यूएस के अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, केमिकल इंग्रेडिएंट्स, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और सेम प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं कनाडा के. लेकिन बोल कह रहे हैं कि RFK वाज रॉन्ग, ये फैक्ट चेक कर दिया और फैक्ट चेक में कह दिया कि वो गलत है, जबकि उनका फैक्ट चेक इटसेल्फ प्रूव कर रहा है कि वो सही है. तो इतनी ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो रही है. जैसे आपने बर्गर वाला एग्जांपल दिया, कि मुझे लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बिग टर्निंग पॉइंट्स एक्चुअली. पहले विच इज अ लॉन्ग टाइम कमिंग, ऑब्वियसली हमारे जैसे लोग पहले से ही बोलने लग गए थे कि ये यू नो मेन स्ट्रीम मीडिया, और इंडिया में तो हमने बहुत पहले देखा है कि बिल्कुल क्रेडिबल नहीं रहा है, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल है. तो एक ये. दूसरा जो देश जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि एक चीज काफी स्पष्ट है कि मुझे लग रहा है यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत लंबा जो अलायंस रहा है उसमें एक तरह से ब्रेक आने वाला है, और यूरोप की ट्रेजेक्ट्री और अमेरिका की ट्रेजेक्ट्री अलग अलग होने वाली है, इन पार्ट ड्यू टू द ट्रम्प विक्ट्री. और उसमें, और ये भी इन पार्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे भी उनके इंटरेस्ट मुझे लग रहा है अब ज्यादा डाइवर्ज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स चाइना ने यूरोप के बहुत पॉलिटिशियंस को खरीदा हुआ है, लेकिन उसका भी बैकलैश है. तो वन थिंग जो देश जी ने नहीं मेंशन किया कि यूरोप में भी बहुत सारे देशों में राइट विंग ग्रुप्स बढ़ रहे हैं. नीदरलैंड्स में तो हमने देखा ही है ऑलरेडी क्या हुआ है. यूके के अंदर भी अगर आप इलेक्शन को डिटेल में देखोगे तो वो जो एक और राइट पार्टी है उसने इनके टोरीज के वोट काटे, उसके कारण ये आपका लेबर पार्टी आ गई. लेकिन हर देश में वो दूसरी मूवमेंट है, वो जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा है और जो ओपन बॉर्डर एजेंडा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो देख रहे हैं, और वो लेफ्ट इस्लामिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं. तो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और उठ के खड़े हो रहे हैं. एक ये हमको देखना होगा. दूसरा, रशिया को कैसे हैंडल करता है यूएस. आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से जो यूक्रेन, जो रशिया को ब्लैकलिस्ट करना, रशिया को ब्लैक बॉल करना, आइसोलेट करना, ये यूएस के इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ी मूर्खता रही है. वो मूर्खता क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, यूएस का नंबर 1 एनिमी जो आज यूएस को चैलेंज कर सकता है वो चाइना है, रशिया नहीं है. तो आपने क्या किया कि चाइना, रशिया को एक्ट ऑफ वॉर, जो लाओ त्सू की पुरानी पुस्तक है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें बोला है कि जो आपके एनिमी के नेबर्स हैं उनको आप कल्टिवेट करो. रशिया सबसे बड़ा नेबर है चाइना का, सबसे बड़ा बॉर्डर है उसका चाइना के साथ.
और आपने रशिया को चाइना की गोदी में बैठा दिया, जबकि उनमें भी एंटेगोनिज्म रहा है। तो आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए ही बहुत ही बड़ी बेवकूफी की है। और ये तुलसी भी इस बारे में बोलती रही है कि आपने पुतिन को फालतू में एंटेगोनाइज किया जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है काफी रीअलाइनमेंट, जैसे देश जी कह रहे हैं, होने वाली है। और ये जब क्वेश्चन की बात रही कि पढ़ने के लिए जाना क्या उचित रहेगा, मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से यूएस में पढ़ना अब फिर से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव होगा। वो तो रहा ही है, यूएस नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा है। और यूरोप में स्पेशली जहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, लेफ्ट इस्लामिज्म अलायंस ज्यादा है, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। आई थिंक चाइना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टडी। लास्ट टाइम जब मैं चाइना में था, बीजिंग में, तो मेरे को वहां पे बड़े पाकिस्तानी मिले। वो पाकिस्तानी अपनी चाइनीज भाषा सीख के वहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं चाइना में जाके। और ये सोचो, चीनी भाषा में होती है, भारत कहता है अंग्रेजी में होता है सब कुछ, लेकिन वो पाकिस्तानी लोग चीनी भाषा सीख के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय स्टूडेंट्स को भी चाइना को भी देखना चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे नंबर 1 तो है, इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी इतनी खराब कर रखी है। इंडिया शुड बिकम द नंबर 1 अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, which it has been. Actually, India has been in the past, in its history, the number 1 destination for higher education. And even now in the US, if you go, most of the professors that are teaching are actually Indian professors. तो आप इंडिया से स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट करते हो, और साथ ही साथ इंडियन प्रोफेसर्स एक्सपोर्ट करते हो, जो कि वहां पर 19 इंडियन स्टूडेंट्स को जाकर पढ़ाएंगे। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पिक्चर, दैट इफ इंडिया हैड अ sane education policy and had a little forward thinking, they would fix that. विभूति जी, ये